नमस्कार, मेरा नाम मीरा कुमारी है। आज मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी में कक्षा 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जीव जगत का वर्गीकरण का भाग 8वां पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने युगली नाइट्स और अपंग कवक के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की, जो बेहद छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव होते हैं। ये प्रोटोजोआ वे एक कोशिकीय जीव हैं जो परपोषी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं। प्रोटोजोआ का परिचय। सभी परपोषी हेटरोट्रॉफिक जीवधारी जीवन शैली इनकी कैसी होगी? परभक्षी शिकार करते हैं, परजीवी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। प्राचीन प्राणी संबंधी मुख्यतः 4 समूह हैं: अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाबी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। ये बहुत पुरानी और प्रारंभिक प्राणी जैसे जीव हैं। इनकी जीवन शैली 2 तरह की होती है। पहली जो होगी वो होगा प्रिडेटरी, जिसको हम लोग परभक्षी कहते हैं, जो छोटे छोटे जीवों को शिकार करते हैं। तो जो परभक्षी होंगे तो छोटे छोटे जीव को क्या करेंगे? मारेंगे अपना भोजन बना के। दूसरा है पैरासाइटिक, जिसको हम लोग परजीवी कहते हैं, जो अन्य जीवों के शरीर पर रहकर भोजन उनसे लेते हैं। प्रोटोजोआ को उनके गति करने के तरीकों से 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाबी प्रोटोजोआ, पक्षवादी प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला जानिए कि इसके निवास क्या है। स्वच्छ जल, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है? स्वच्छ जल में, समुद्री जल में, नम मृदा में। इनके शिकार क्या है? स्यूडोपोडिया द्वारा। स्यूडोपोडिया के द्वारा ये शिकार करते हैं। विशेषता क्या है? समुद्री प्रकार, सिलिका कवक। कुछ परजीवी होते हैं जो मानव और अन्य जीवों पर भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मानव की आँख वो परजीवी है जिसका नाम है इंटामोबा, इंच एमोबा। ये प्रोटोजोआ मुख्यतः आपका स्वच्छ जल क्लीन वाटर में मिल जाएगा, समुद्री जल मरीन वाटर में मिलेगा, और जो नम मिट्टी का मतलब है गीली मिट्टी में ठीक पाए जाते हैं। इनमें एक स्यूडोपोडिया होता है, उसकी सहायता से ये अपने भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है। और आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये इंसानों में भी मिलते हैं? तो हाँ, कुछ परजीवी अमीबा जैसे इंचोअमीबा हिस्टोलाइटिका मानव की आंत में रहते हैं, और अमीबिक पेचिस, जिसको हम लोग एमोबिक डाइसेंट्री जैसी बीमारी भी कहते हैं। अगर ये ह्यूमंस के आंत में रहते हैं तो ये एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है एमोबिक डाइसेंट्री। ठीक है। तो ये एमोबिक डाइसेंट्री कैसे होगा? प्रेजेंस ऑफ इंट्रो एमेबा हिस्टोलिका, इसके प्रेजेंस के कारण। समुद्री अमीबा की कोशिकाएं पर सिलिका का एक कवक होता है। ठीक है। किसमें? समुद्री अमीबा वाले में पाया जाता है कि अपने शरीर को आकार बार बार बदल सकते हैं, ये जो कवर है। और इसमें जो ये जो प्रोटोजोआ है, ये आपका अमीबीय प्रोटोजोआ जो है, उसका आप बार बार वो अपने आकार को क्या कर सकता है? बदल सकता है, कोई भी आकार उसमें ले सकता है। दूसरा है कि कसाबी प्रोटोजोआ क्या है? ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं
फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ को क्या बोलिएगा? फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ ये क्या है? तो इसका जो शरीर का जो फ्लैजेला होगा, जीवन शैली स्वच्छ होती है, साफ सुथरा, परजीवी होते हैं, रोगजनक भी होते हैं, बहुत सारे बीमारी को आमंत्रित करते हैं। मुख्य रोग जो होते हैं निद्रालु अवधि, स्लीपिंग सिकनेस, उदाहरण के लिए ट्राइपनोसोमा, ठीक है। अब ये समझिए, इसके जो शरीर पर फ्लैजेला होते हैं, इसे तैरने और गति करने के लिए मदद करेगा। ये फ्लैजेला का काम क्या है? ये तैरने और गति, ठीक है, तैरने और गति के लिए ये काम करता है, प्लस गति के लिए, मूवमेंट के लिए ये काम करता है। कुछ जो कसाबी प्रोटोजोआ होते हैं वो परजीवी होते हैं और मनुष्य में रोग उत्पन्न करने का काम भी बहुत करते हैं। उदाहरण के लिए आप एक ट्राइपोनोसोमा जो कि निर्दालु अवधि स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनता है। कौन सा? ये एक मिनट, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं, ये सिकनेस सॉरी स्लीपिंग सिकनेस बीमारी को आमंत्रण देता है, उससे एक कारण बनता है। यह रोग टेस्टिस फ्लाई नामक मक्खी से फैलता है। और ये रोग कैसे होगा? एक मक्खी रहती है जिसका नाम है टेस्टिस फ्लाई। ये टेस्टिस फ्लाई क्या करता है? ये एक मक्खी है जो ये बीमारी को फैलाती है। कुछ फ्लैजेला प्रकार स्वतंत्र रूप से होते हैं, जो इनके जो आकार होंगे वो स्वतंत्र होगा, और कुछ कसाब जो होते हैं वो पोषण और गति दोनों में भी सहायता देते हैं। फिर ये पक्षमाभी प्रोटोजोआ, ये पक्षमाभी प्रोटोजोआ क्या है? शरीर पर हजारों पक्ष लाभ सीलिया, सक्रिय तैरने वाले जलीय जीव है। विशेष अंग इसका क्या है? साइटोस्टोम भोजन ग्रहण करने का काम करता है, जिसको हम लोग ग्रसिका भी कहते हैं। उदाहरण के लिए पारामीशियम ले सकते हो, जो पक्षमार्गों की लयबद्ध गति में काम करता है, जैसे भोजन को ग्रासिका की ओर भेजती है। तो जब भोजन ग्रासिका की ओर भेजने में मदद करती है। तो आप जानते हैं, अब हम लोग सिलिएटेड प्रोटोजोआ, ये पक्षमाभी प्रोटोजोआ को हम लोग सिलिएटेड प्रोटोजोआ कहते हैं। इसके शरीर पर हजारों सूक्ष्म बाल होते हैं, ऐसे पतला पतला बाल होगा, जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं, ठीक है। ये सिलिया होते हैं जो इन्हें तैरने और भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। सिलिया मूवमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि हम लोग जब अपने बॉडी में देखेंगे, अगर आंत में देखते हैं, इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो वहां पर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया होते हैं जो न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। उदाहरण में आप जो इन्हें तैरने और भोजन के लिए मदद करता है, ये तो पता ही है कि सिलिया का वर्क क्या होगा, स्विमिंग के लिए और ग्रास्पिंग ऑफ फूड, ठीक है। उदाहरण कैसे? पैरामीशियम, जिसे हम लोग स्लिपरी एनिमुलकुल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसे भोजन ग्रहण करने के लिए एक ग्रसिका होता है, मतलब कि साइटोस्टोम नामक विशेष छिद्र होता है। ग्रसिका एक छेद होता है जिसके मदद से वो भोजन को ग्रहण कर लेता है। ये जो सिलिएटेड पैरामिश एक मिनट, जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ है हमारा, वो गति से भोजन को ग्रासिका की ओर ले जाता है। ग्रासिका पता है ना, एक छोटा सा छेद होगा, ये अभी पढ़ा ना, जो कि भोजन को अपने अंदर लेके जाने का काम करता है। तो ये जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है वो क्या करता है? ग्रासिका को और भोजन ले जाता है। और जो पैरामीशियम में दो नाभिक होते हैं, दो न्यूक्ली होगा, जो एक बड़ा जो होता है और एक छोटा होता है। तो पैरामीशियम में कितने न्यूक्लिक होंगे? पैरामीशियम में दो न्यूक्लिक होंगे, एक स्मॉल होगा और एक बिग होगा, ठीक है, दो न्यूक्लिक होंगे।
स्पोरोजोआ, ये स्पोरोजोआ क्या है? जिसको हम लोग स्पैरोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। जीवन चक्र में सकर्मक के करने योग्य बीजाणु जैसे अवस्था, परजीवी और रोगजनक। सबसे प्रसिद्ध प्लाज्मोडियम मलेरिया मानव और अन्य जीवों पर गंभीर प्रभाव डालती है। इस प्रोटोजोआ में चलने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होगे। इसके जीवन चक्र में बीजाणु जैसी अवस्था होगी, मीन्स स्पोर स्टेज आती है। ये सभी परजीवी और रोगजनक होते हैं, मतलब कि रोग को इनवाइट करते हैं, डिजीज को इनवाइट करते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हमारा होगा प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया फैलाता है। प्लाज्मोडियम क्या फैलाएगा आपका? मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है? मलेरिया। मलेरिया, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम क्या फैलाएगा? हमारा मलेरिया फैलाता है। या एनोफिल्स मादा मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया किसके काटने से होगा? एक मच्छर है जिसका नाम है एनोफिल्स। ये एनोफिल्स मच्छर जो होता है वो मादा मच्छर होती है, फीमेल होगी, और ये मलेरिया को फैलाने का काम करता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र दो मेजबानों में होता है। पहला मानव और मच्छर में, दो जगह। यह लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देती है। ये क्या करेगा? आपका जो रेड ब्लड सेल है ना, आरबीसी, उसको दम डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देता है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल को ही नष्ट कर देता है। महत्व और भूमिका क्या है? प्रोटोजो जल पारिस्थितिकी और घातीय श्रृंखला में महत्वपूर्ण रोगजनक प्रकार, स्वास्थ्य पर प्रभाव, वैज्ञानिक और चिकित्सीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण। उदाहरण सारांश: अमीबिए, कशाभी, पक्षमाभी, स्पोरोजोई, मतलब इंटरमेबा, ट्राइपनोसोमा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, उनके बारे में, इनके इम्पोर्टेंस एंड रोल, इनका रोल और इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोटोजोआ का पारिस्थितिकी और चिकित्सकीय दोनों दृष्टि से बड़े महत्व रखते हैं। पहला, ये जल पारिस्थितिकी से संतुलित बनाए रखते हैं। खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन का प्रारंभिक भाग बनाते हैं। कुछ प्रकार के रोग अध्ययन जैसे डिजीज स्टडी में भी ये सब बहुत सहायता देते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता कि किस कारण हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है। तो अगर हम इन सब के बारे में पता होगा तो उनके लक्षण से हम अपने डिजीज को एनालाइज करने में मदद कर सकते हैं। अब कुछ पूछा है, जैसे हम लोगों को अमीबिए के बारे में पढ़ना है, कसाबी के बारे में, पक्षमाभी के बारे में, और स्पैरोजोआ के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो कुछ कंक्लूजन समझते हैं कि आज हम लोगों ने सीखा क्या क्या। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय, परकोशी और अंत विविध जीव है। प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर है, परकोशी है, दूसरे पे डिपेंड है, अत्यंत विधि इसमें। ये 4 समूह में विभाजित होते हैं। इन्हें कितने समूह में हम लोग बांटेंगे? 4 समूह में विभाजित करेंगे, जिससे कुछ पर्यावरण में उपयोगी और कुछ रोगजनक भी होते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी भी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिजीज भी कॉज करते हैं। इसका अध्ययन हमें जीवों के विकास के लिए भी इसके स्टडी करना पड़ेगा। इवे रोग की उत्पत्ति को समझने में भी ये मदद करता है कि किस चीज के कारण कौन सी बीमारी आ रही है। अब अगला जो वीडियो हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा कवक, मतलब फंगी जगत के बारे में, ठीक है। फंगी के बारे में हम पढ़ेंगे।
कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ को गति करने के आधार पर कितने समूह में बांटा जाता है, ये आप लोग सोचो। अमीबीय प्रोटोजोआ में गति का अंग कौन सा होता है? ट्राइपनोसोमा किस रोग का कारण बनता है और ये कैसे फैलता है? पैरामीशियम में ग्रेसिका क्या कार्य करती है? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र किन दो जीवों पर निर्भर होता है? प्रोटोजोआ की पारिस्थितिकी में क्या योगदान है? कौन से प्रोटोजोआ मानव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं? तो ये जितने भी वीडियोस में आपने समझा है, पढ़ा है, उससे ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या इस क्वेश्चन का आंसर इस पीडीएफ में, इस भाग में है या नहीं। थैंक यू।